अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, नवंबर के महीने में हम इकबाल सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से उनके ऊपर कितनी कुतुब तहरीर हुई, उनकी फ़ैमिली में कौन कौन है, उनकी कितनी बेगमात थी, लाहौर में कितने शायर हज़रात या कितने लोग हैं, उनके दोस्त अहबाब कौन थे, किन लोगों ने किताबें लिखी, इस हवाले से आपको वीडियोज़ दिखाएँगे। प्रोग्राम एक पूरी बाकायदा सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी पहली वीडियो अल्लामा इकबाल की जो पहली बेगम थी करीम बीबी, आज हम उनकी आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर इकबालियात। मैं माहिर इकबालियात इसलिए नहीं कह रहा, अक्सर लोग तो माहिर इकबालियात मतलब जिसने PhD की हो, ये भी PhD के स्टूडेंट भी हैं। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये वाकई माहिर इकबालियात हैं। मैं क्योंकि ये हमारा कोई प्रोफेशनल चैनल तो है नहीं, तो मैं इधर भी ये बात करता हूँ, मैं अपने हल्का अहबाब में भी ये बात करता होता हूँ कि जो इश्क होता है ना, कोई भी आपको किसी चीज़ से भी है, तो मैंने इनकी शख्सियत में पाया है कि मैं हर चीज़ जो इकबाल के हवाले से है ना, वो इन्होंने संभाल के रखी हुई है। और इस टाइम पे ये एक हर साल अवार्ड शो भी करवाते हैं, जो जिन्होंने इकबाल के हवाले से बुक्स लिखी होती हैं उन्हें किताबों पे अवार्ड दिए जाते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो अल्लामा इकबाल सोसाइटी है, उसके ये चेयरमैन है। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने आज ये मौका फराहम किया कि अलामा का जो योम विलादत है उस माह की मुनासबत से कुछ रिकॉर्डिंग्स की जाएँ और ऐसी जगहों की रिकॉर्डिंग्स की जाएँ जिसके मुतालिक आम लोगों को आगाही नहीं है। जैसा कि आज हम अलामा इकबाल की जो पहली ज़ौजा थी करीम बीबी, उनकी कब्र पे मौजूद हैं और इनके मुतालिक मैं दो चार बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि ये अल्लामा इकबाल की पहली शादी जो करीम बीबी के साथ हुई थी, अल्लामा इकबाल की कम उम्र की शादी थी। करीम बीबी उनसे उम्र में बड़ी थी और इनका ताल्लुक गुजरात के ख़ानदान से था। अल्लामा जिस वक्त दूल्हा बने घोड़ी पर सवार थे, उस वक्त अल्लामा इकबाल का मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था और उनके दोस्त जो थे, जिनके मुतल्लिक कुतुब के अंदर दर्ज है कि उनका नाम खुशिया था, और खुशिया ने आके इकबाल को कहा कि बाले तेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया, तू पास हो गया। तो आप देखें कि उस वक्त इकबाल अभी जब सवार थे घोड़ी पर और दूल्हा बने, एक नए सफ़र की तरफ जा रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अपनी मैट्रिक की तालीम भी मुकम्मल कर चुके थे। गुजरात में बारात गई और वहाँ पे इनके साथ निकाह हुआ और निकाह होने के बाद करीम बीबी को सियालकोट लाया गया। करीम बीबी और अल्लामा इकबाल के ज़हनी जो फासले थे ये ज़्यादा थे, जिसकी वजह से करीम बीबी के साथ अल्लामा इकबाल की उस तरह से निभ नहीं सकी जिस तरह से निभनी चाहिए थी। उसकी दो तीन वजूहात थी। सबसे पहली वजह, जैसे कि मैंने बताया, कि इकबाल कम उम्री में थे और करीम बीबी उनसे उम्र में ज़्यादा थी। दूसरी वजह ख़ानदान का था कि इकबाल का ख़ानदान मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता था, जबकि करीम बीबी एक अमीर ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखती थी। और तीसरी वजह यह थी कि इकबाल अभी अपनी तालीम को जारी रखे हुए थे। इकबाल ने अपनी तालीम को मुकम्मल करना था और जिसके लिए इकबाल को फिर सियालकोट छोड़ना पड़ा और लाहौर आना पड़ा और फिर लाहौर से उनको यूरोप भी जाना पड़ा। तो इस वजह से करीम बीबी इकबाल के साथ नहीं रह सकी ज़्यादा देर, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से करीम बीबी और इकबाल के दरमियान जो थे ज़हनी फासले, और जो एक शादी के बाद जो एक ताल्लुक़ होता है मियाँ बीवी का, उसमें भी काफ़ी फासले पैदा हो गए। और इसके बाद आप देखें कि इकबाल जो थे, उसमें एक और बड़ी ख़ास वजह थी कि उस वक्त जब इकबाल अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, तो उनकी तालीम का ख़र्चा उनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद ने उठाया हुआ था। और अब ये देखें कि इकबाल उस वक्त अपना ख़र्चा भी खुद नहीं निकाल रहे थे, तो करीम बीबी का ख़र्चा भी जब शेख अता मोहम्मद के सर पर आ गया, तो फिर वहाँ से कुछ ताल्लुकात ख़राब हुए। क्योंकि जब करीम बीबी सियालकोट में रहती थी और इकबाल जब लाहौर आ चुके थे तालीम के लिए, तो करीम बीबी का खाविंद के बगैर जो है ना सियालकोट में रहना मुश्किल था। और दूसरी फिर एक वजह यह भी बनी कि करीम बीबी से अल्लामा इकबाल के दो बच्चे पैदा हुए, मेराज बानो और आफ्ताब इकबाल। मेराज बानो जो थी, उनकी तो 1914 में वफ़ात हो गई थी, क्योंकि लड़कपन में उनकी शादी नहीं हुई थी। आफ्ताब इकबाल जो थे, उनकी वफ़ात जो थी वो काफ़ी देर के बाद हुई, 1979 में हुई। और आफ्ताब इकबाल जो थे, वो अपना इकबाल की तरह ही उन्होंने वकालत का पेशा अपनाया, बैरिस्ट्री की, और फिर उसके बाद वो एक अच्छे बैरिस्टर बने। तो करीम बीबी के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि ये अल्लामा इकबाल की वाहिद वाइफ थी जो कि इकबाल की ज़िंदगी में
जो इकबाल की हयात की इकबाल की वफात के बाद भी जो जिंदा थी, जबकि इससे पहले अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में मुख्तार बेगम और सरदार बेगम की वफात हो चुकी थी। आप देखें कि जब हम इस कत्बे के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि इस कत्बे के ऊपर आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेडी शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, और नीचे करीम बीबी का नाम लिखा हुआ है और साथ ये मेंशन किया गया कि ये वालदा आफ्ताब इकबाल है। अगर इस कत्बे के ऊपर नजर डालें तो इस कत्बे के आखिर में सोगवार के अंदर नाम लिखा हुआ बेगम आफ्ताब इकबाल। ये जो है आफ्ताब इकबाल की बेगम थी जिनका नाम था रशीदा बेगम, और ये रशीदा बेगम ने ये कतबा तैयार करवाया था। और इसमें आखिरी लाइन पे उन्होंने लिखा हुआ कि मरहूमा नहायत ही साबिर, नेक, फितरत, हमदर्द और मुत्तकी परहेजगार थी। तो ये आफ्ताब इकबाल की वालदा के मुतल्लिक जो है ये उन्होंने कि अपना कतबा तैयार करवाया आफ्ताब की बेगम ने, जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो अल्लामा इकबाल की बड़ी बहू हैं। और करीम बीबी के साथ क्योंकि इकबाल के ज़हनी फासले ज़्यादा हो गए थे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इस वजह से अल्लामा इकबाल की इनके साथ निभ नहीं सकी। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि अल्लामा इकबाल ने अपनी इस बेगम को छोड़ा नहीं था, ना उन्होंने तलाक दी थी। हाँ, अलहदगी ज़रूर हो गई थी और इकबाल आखिर तक आफ्ताब इकबाल की तालीम का खर्चा खुद उठाते रहे और करीम बीबी को अपनी हैसियत के मुताबिक नान नुफ़्का अदा करते रहे। इकबाल के खतूत जो है सर अकबर हैदरी के नाम, वो इस चीज़ के गवाह हैं कि आफ्ताब इकबाल की तालीम का खर्चा अल्लामा इकबाल ने उठाया था। अच्छा, ऐसे ही साजिद भाई, मैं आपने यकीनन आप साजिद भाई की बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। ये मैंने उनको पूरा टाइम दिया है, तो मतलब हम उस तरह टीवी चैनल पे तो कर ही नहीं। मेरा मेन मकसद यही है कि ये आपको बातों से अंदाज़ा हो रहा कि माहिर इकबालियत मैंने इन्हें क्यों कहा है। वो एक बात, 2-3 बातें आपने अपनी वीडियो में ही, मुझे बल्कि अच्छा लगा, आपने खुद ही वो कर दी। जैसे कि जो साहिब औलाद जब इकबाल हुए तो सबसे पहली औलाद भी करीम बीबी के बच्चों से हुई। पहले दोनों बच्चे करीम बीबी से हुए थे। ठीक है, एक तो ये, और जैसे खर्चे का आपने का ना सिर्फ वो आफ्ताब इकबाल की तालीम का उठाते रहे, बल्कि मैंने तो किताबों में ये भी पढ़ा कि अपनी इस बेगम को भी वो एंड तक जो खर्चा जो है वो देते रहे, अपनी हैसियत के मुताबिक नान नुफ़्का अदा करते रहे इकबाल। और ये बड़ा वो इल्ज़ाम जो कुतुब में भी मुख्तलिफ राइटर्स ने लिख दिया, जिसकी वजह से कह लें कि वो एक मुख्तलिफ कंट्रोवर्शियल चीज़ें, वो इश्यूज जो क्रिएट हुए हैं कि जी शायद वो ये अहमदी सी उन ख़ानदान से ताल्लुक़ था। कुछ लोगों ने तो ये बातें भी अफवाहें फैलाई हुई हैं कि ये अहमदी थी इसलिए जी तलाक दे दी थी, हालांकि तलाक तो हुई ही नहीं, जो ज़्यादातर कुतुब में मिलता है हमें। अच्छा, ये एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि अल्लामा इकबाल के ख़ानदान में से सिर्फ उनके एक भतीजे थे जो शेख अता मोहम्मद के बेटे थे, शेख इजाज़ अहमद, वो कादियानी हुए थे और वो आखिर दम तक अपने उस अकीदे पे कायम थे। उसके अलावा खानवादा इकबाल में कोई भी शख्स कादियानी अकीदे की तरफ या कादियानी मज़हब की तरफ नहीं गया। दूसरा ये बात कि जो इनके मुतल्लिक बात फैलाई गई है या इनकी औलाद के मुतल्लिक बात फैलाई गई है वो गलत है। वो लोग सुन्नी उल अकीदा हैं और उनका जो है वो इस तरह का कोई भी ताल्लुक जो है वो कादियानी मज़हब के साथ नहीं है। बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इनके बेटे जो आफ्ताब इकबाल, जो अल्लामा इकबाल के फर्जंदे अकबर कहलाते हैं, उनका निकाहनामा मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है और वो निकाहनामा जो है उसके ऊपर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है। किसी वक्त वो मैं सोशल मीडिया पे शेयर भी करूँगा। तो इन चीज़ों से ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग जो है सुन्नी उल अकीदा हैं। और दूसरी एक बात और मैं बता दूं कि अभी पिछले साल ही आज़ाद इकबाल जो कि अल्लामा इकबाल के पोते हैं और इनके भी वो पोते हैं, और उन्होंने अपनी एक किताब जो है वो शाया की है जिसका नाम है दानाए राज। दानाए राज जो है वो आज़ाद इकबाल का शेरी मजमूआ है और उसके अंदर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई भी की है, उसमें नात मौजूद है। तो इन चीज़ों से बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि ये जो इनके मुतल्लिक जो प्रोपेगेंडा किया गया है उसमें कहीं पे कोई हक़ाइक़ मौजूद नहीं है। तो ये आज हम जो है इस वक्त यहाँ पे करीम बीबी की कब्र में मौजूद हैं और इसकी वजह ये जो है वो आगे जो इकबाल के हवाले से जो तकरीबात होंगी नवंबर में और जो नवंबर में रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगी उसके हवाले से हमने आज ये जो है कब्र जो है यहाँ पे हम मौजूद हैं। इसके लिए मैं मिर्ज़ा उस्मान बेग का मशकूर हूँ कि इन्होंने इस कब्र को जो है वो ढूंढा था और पिछले साल भी हम इधर आए थे और इस साल हम एक ख़ास अपना इवेंट को करने के लिए आए हैं और यहाँ पे इस कब्र के मुतल्लिक और करीम बीबी के मुतल्लिक ये एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये है कि लोगों को आगाही हो कि
करीम बीबी की कब्र लाहौर में कहाँ पे मौजूद है और करीम बीबी का इकबाल के साथ क्या ताल्लुक था और उनकी क्या खसूसियात थी। तो इस वाले से जो चंद बातें मैंने की हैं वो ये आप इसको समात फरमाएं और उम्मीद करता हूँ कि आप करीम बीबी के बारे में जो लोगों के मुतल्लिक जो लोगों के अपना ज़हनों में गलत फहमी बैठी हुई है वो यहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाए। एक बार फिर साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि ये एक किस्म का तरीक़ ही जो मेरा मकसद भी मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी करता हूँ। अक्सर लोग क्योंकि ज़्यादातर तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है, मेरा मकसद कब्र दिखाना नहीं है। मैं ना कभी आपने कोई मेरा कोई ऐसा कोई लिंक देखा होगा या कि फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करना है। हमारा मकसद सिर्फ अपने पुराने हीरोज़ को याद करना है। तो यकीनन आपने बहुत सारी बातें आज मेरे नॉलेज में भी नहीं आई हैं जो आपने एक तारीख को दुरुस्त किया, वो मैं समझता हूँ हमारा फ़र्ज़ है जो आने वाली नस्लों को हम लोगों ने सही तारीख भी बतानी है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छा, इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट दी, इसमें एक चीज़ में बड़ी ख़ास जो है वो बयान करता चलूँ कि अल्लामा की जो शादियाँ थी वो 3 थी। करीम बीबी से अल्लामा इकबाल की पहली शादी थी और क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ज़हनी फासले ज़्यादा होने की वजह से अल्लामा इकबाल और इनके दरमियान जो थे कुछ अपना इख्तलाफात हुए, जिसकी वजह से करीम बीबी का ज़्यादा वक्त जो है वो अपने ससुराल की बजाय मेके में गुजरा। और आफ्ताब इकबाल भी वहाँ पे जो है पिंड दादन खान में पैदा हुए थे, वो इसलिए क्योंकि उनके जो नाना जो थे वो खुद भी एक सर्जन थे और वो उनकी उस वक्त जो ड्यूटी थी वो पिंड दादन खान के किसी हॉस्पिटल में थी और जहाँ पे आफ्ताब साहब पैदा हुए। आप ये देखें कि अलामा की 3 बीवियां जब एक वक्त में अलामा के पास निकाह में मौजूद थी तो 2 बीवियां जब लाहौर में रहती थी तो करीम बीबी भी आके वहाँ पे रही हैं। अच्छा, हाँ, कुछ माह करीम बीबी भी जो है और अल्लामा इकबाल की उन 2 बेगमात के साथ रही हैं और उसमें क्योंकि फिर वही मसला था क्योंकि करीम बीबी के कुछ फासले ज़हनी जो थे वो भर चुके हुए थे और कुछ ऐसी बातें थी कि जिसकी वजह से करीम बीबी वहाँ पे फिर ज़्यादा अरसा ना रही और उसके बाद फिर वो वापस अपने मेके में गुजरात में चली गई। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इकबाल ने उनको जो है वो बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बल्कि उन 2 बेगमात के साथ यानी कि मुख्तार बेगम और सरदार बेगम के साथ भी करीम बीबी का कुछ अरसा लाहौर में गुजरा है। अच्छा, आपका कहना मतलब मैंने जो मुख्तार बेगम थी वो लाहौर में रही हैं क्या? हाँ, लाहौर में रही हैं, ठीक ठीक, लाहौर में रही हैं। 1924 में वो जो है अपना वापस लुधियाना गई थी जब उनका जो था वो एक जचगी का प्रोसेस था, तो जचगी के प्रोसेस में वो चली गई थी लुधियाना और जो सरदार बेगम थी वो भी इसी सिलसिले के लिए जो है वो सियालकोट चली गई थी और वहाँ पे सियालकोट में जो थे वो 5 अक्टूबर 1924 को जावेद इकबाल पैदा हुए थे और जब इकबाल सियालकोट गए और इकबाल सियालकोट से वापस लाहौर आए तो फिर इकबाल को ये खबर मिली कि लुधियाना में जो है वो अपना मुख्तार बेगम उनकी तबीयत ख़राब है, तो इकबाल लाहौर आते साथ ही लुधियाना तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ पे जब वो गए तो उनकी मुख्तार से मुलाकात हुई और उसी रात जो है मुख्तार बेगम जचगी के दौरान जो है उनकी वफ़ात हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की बात बताता चलूँ कि जब मुख्तार बेगम की वहाँ पे वफ़ात हुई है तो अल्लामा इकबाल की ये ख्वाहिश थी कि मुख्तार का जनाजा कोई ऐसा शख्स पढ़ाए जो सिलसिला कादरिया में बैत हो, लेकिन इकबाल को ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिला। तो अल्लामा इकबाल क्योंकि सिलसिला कादरिया में खुद भी बैत थे तो उन्होंने मुख्तार बेगम का जनाजा खुद पढ़ाया था। अच्छा, 21 अक्टूबर को गालिबन मुझे 21 अक्टूबर का इंतकाल था उनका हुआ, 21 अक्टूबर को उनकी वफात 1924 में हुई थी। 1924। और यहाँ देखें कि करीम बीबी की जो वफात है वो तारीख वफात यहाँ पे दर्ज है 28 फरवरी 1947, यानी कि पाकिस्तान बनने से 6 माह पहले इनकी वफात हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया साजिद भाई। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जैसे कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात करता रहता हूँ, हमारा मकसद ना तो आखिरी आरामगाह दिखाना है और ना ही उनके ख़ानदान को क्रिटिसाइज़ करना या कुछ भी आप उसको ले लें। हमारा मकसद सिर्फ जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं उनको बयान करना है और उनको दुरुस्त करना है। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। आप लाहौर में मौजूद बाकी भी कोई आखिरी आरामगाह या कोई तफसीलात एक ख़ास तौर पे इकबाल के हवाले से कुछ अगर आप जानते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।